हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीएच मान है कक्षा 10 में, इस पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग है, क्या क्या प्रयोग है। एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया लिखा हुआ है। पहले तो जाने पीएच मान क्या होता है। जो जैसे कोई पदार्थ अम्ल है कि क्षार है, इसको नापने का एक स्केल है, एक पैमाना है। 0 से लेकर के 14 तक इसमें पैमाना बना होता है। इसी स्केल के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। अम्ल माने खट्टा, क्षार माने तीखा। तो यहाँ पे देखिए स्केल बना हुआ है, 0 से लेकर के 14 तक का ये स्केल है। तो मान लो कि ये स्केल बना हुआ है 7 तक। 7 से पहले पहले जो है, अगर किसी पदार्थ का पीएच मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक का है, या 7 से कम तक का है, 6.8 है, 6.9 तक भी है, तो उसे माना जाएगा कि वो अम्ल है। अगर किसी का पीएच मान एकदम 7 करेक्ट है, तो उसे माना जाएगा कि वो न्यूट्रल है, यानी उदासीन है। और 7 से ज़्यादा पीएच मान है तो उसे कहते हैं क्षार है। इसमें चीज़ है कि जैसे जैसे हम बीच से, उदासीन से बाईं ओर बढ़ते हैं, तो अम्लीयता की जो प्रकृति है बढ़ती जाती है, यानी खट्टापन बढ़ता जाता है। जैसे 6 का खट्टापन कम है, 5 का खट्टापन उससे ज़्यादा है, 4 का अम्लीयता उससे ज़्यादा है, 1 का अम्लीयता उससे ज़्यादा है, तो 0 का अम्लीयता सबसे ज़्यादा होगा। तो जैसे जैसे हम छोटी संख्या मिलती है, 7 से कम की ओर जाते हैं, तो उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। और 7 से बड़ी संख्या जैसे जैसे जाते हैं, उसकी क्षारीयता बढ़ती जाती है। तो 8 पीएच मान 8 वाले क्षार की जो क्षारीयता है, जो तीखापन है, वो कम है अपेक्षाकृत 14 के, अपेक्षाकृत 13 के। तो ये हो गया बेसिक बातें। अम कुछ यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे जठर रस, जो हमारे पाचक जो ग्रंथि है उसमें से एक जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, वो अम्लीय प्रकृति का रस है। उसका पीएच मान 1.2 होता है। नींबू का रस, वो भी अम्ल है, उसका पीएच मान 2.2 है। शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान 7 होता है। और जो हमारा रक्त है, रक्त की प्रकृति क्षारीय होती है, 7.4 है, माने 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है। हालांकि कम क्षारीय है, क्योंकि जैसे जैसे इस ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है। तो 7.4 है तो क्षारीयता है, लेकिन क्षारीयता कम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है वो क्षार होता है, इसका पीएच मान 10 है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको NaOH कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो भी एक क्षार होता है, जिसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो कास्टिक सोडा बहुत ज़्यादा क्षारीय होता है, इसका पीएच मान लगभग 14 होता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है? तो पीएच, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील है? तो पीएच का यहाँ पर उपयोग है, पौधे और पशु पर प्रभाव पड़ते हैं विभिन्न तरीके से। जो बगीचे की मिट्टी है, मिट्टी में पीएच मान का यूज़ किया जाता है, अभी पढ़ेंगे इसको। पाचन तंत्र में भी जो अम्ल है, क्षार है, विभिन्न प्रकार के रसों का यूज़ होता है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, एक प्रकार का अम्ल है, इसका पीएच मान 7 से कम मिलेगा। ये हमारे पाचन क्रिया को संपन्न करने में सहायता करते हैं। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, तो दंत क्षय, दांतों में नुकसान होना, दांतों में सड़न होना, ये सब होना, तो उसमें भी पीएच का कुछ है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, तो पीएच का यहाँ पर यूज़ है। तो पढ़ते हैं एक एक करके। पीएच का यूज़ पहला, क्या पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं? हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो ये उसमें पूछ सकता है बोर्ड के एग्ज़ाम में कि हमारा शरीर कितने पीएच से कितने पीएच के बीच कार्य करता है। तो 7 से 7.8 पीएच के बीच में काम करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो अम्लीय वर्षा क्या है कि जब पीएच मान 5.6 से कम हो जाए तो उसे कहेंगे अम्लीय वर्षा।
मतलब 5.6 से ज़्यादा अगर है, 5.7 है, 8 है या 6 है या कुछ है, तो उसको अम्लीय वर्षा नहीं कहते। पीएच मान 5.6 से कम है तो उसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है ना, तो नदी के जल का पीएच मान कम हो जाता है, यानी वो भी अम्लीय हो जाता है। ऐसी नदी में जलीय जीवधारियों की उत्तरजीविता कठिन हो जाती है, उनको उनका जीवन संकटग्रस्त स्थिति में आ जाता है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ अगर देखें, शुक्र, वीनस का वायुमंडल 8 ग्रह हैं, उसमें से एक है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो उसमें से जो दूसरा वाला है शुक्र, वीनस का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के, यानी H2SO4, इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है। आपके बगीचे की मिट्टी का पीएच क्या है? अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, यानी पीएच का मान इतने, परास माने होता है इतने से इतने के बीच में होना। जैसे हमारे शरीर जो है वो 7 और 7.8 परास के बीच में काम करता है, यानी 7.1, 2, 3, 8 तक इसके बीच में शरीर कार्य करता है सही प्रकार से। इससे ज़्यादा या कम होने से दिक्कत हो सकती है। ऐसे अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। उससे ज़्यादा पीएच मान है या उससे कम पीएच मान है तो दिक्कत होगा। एक निश्चित पीएच मान से निश्चित पीएच मान के बीच में अगर पीएच मान है तो सही है। किसी पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक पीएच को ज्ञात करने के लिए विभिन्न स्थानों से मिट्टी एकत्र कीजिए और क्रियाकलाप कीजिए। इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि यहाँ से मिट्टी ले रहे हैं वह कौन से पौधे के उपज के लिए है। कुल मिलाकर के मिट्टी अच्छी उपज के लिए पौधों को जो मिट्टी है उसका पीएच मान भी एक निश्चित परास के भीतर होना चाहिए। हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान, पाचन तंत्र में भी कुछ अम्ल हैं, कुछ क्षार हैं जिसका यूज़ होता है भोजन को पचाने में। यह अत्यंत रोचक है कि हमारा उदर, उदर माने पेट, स्टोमक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, HCl जिसे कहते हैं। हमारा जो उदर है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायता करता है। अपच की स्थिति में, यानी जब भोजन नहीं पच रही है ठीक से, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटा एसिड जैसे क्षारकों का उपयोग करते हैं। जो एंटा एसिड बनाया जाता है वो भी NaOH, यानी जो कास्टिक सोडा है उसका बनाते हैं, क्योंकि जब अम्ल की मात्रा बढ़ेगी, HCl की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, उदर में, पेट में दर्द होगा, जलन होगा, क्योंकि खट्टापन, अम्लीयता बढ़ रही है। तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको सामान्यीकृत करने के लिए हम इसका जो दुश्मन है, जो क्षार है, उसको एंटा एसिड जो कि इसका बना होता है क्षार का, क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका उपयोग करते हैं। यह एंटा एसिड अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन करता है, यानी अम्लीयता जो ज़्यादा बढ़ गई उसको कम करता है, घटाता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgO। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 10 होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, हमारे दांत में, हमारे मुंह में अगर पीएच मान में कुछ ऊपर नीचे होता है तो दांत में क्षय, क्षरण, दिक्कत, दर्द, ये सब हो सकता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर, अगर वर्षा का जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। हमारे शरीर के लिए 7 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच में शरीर सही प्रकार से कार्य करता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि क्षार होता है उसका पीएच मान 10 होता है।
जो हमारा रक्त है उसका पीएच मान 7.4 होता है। ऐसे एक और फैक्ट मिला कि मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल यानी दंत वल्क जो सफ़ेद सफ़ेद वाला हिस्सा होता है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है। हमारे दांतों का इनेमल दंतवल्क कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट यानी कैल्शियम फॉस्फेट का क्रिस्टलीय रूप से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता, लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित हो जाता है, क्योंकि 5.5 से कम अगर जा रहा है तो अम्लीयता बढ़ रही है। ज़्यादा अम्लीयता बढ़ जाएगी तो उसमें दंत क्षय की स्थिति हो जाएगी। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के पश्चात मुंह में अवशिष्ट शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं। जो मुंह में बैक्टीरिया होता है, जब हम कोई भोजन करते हैं तो उसमें जो मीठापन बच गया, दांत में फंस गया, कोई खाद्य पदार्थ दांत में फंस गया, तो उसको निम्नीकरण करते हैं, उसका डिग्रेडेशन करते हैं, उसको पचाते हैं, तोड़ते हैं ये बैक्टीरिया। और जब उसको खाते हैं, उसको चूर चूर कर देंगे, पीस देंगे बैक्टीरिया मिल करके, तो इससे अम्ल उत्पन्न होता है। भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाव किया जा सकता है। मुंह के सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। मतलब मुंह में अगर बैक्टीरिया ज़्यादा है, वो अम्ल ज़्यादा बना रहे हैं, तो हम क्षारकीय दंत मंजन, तीखा दंत मंजन है, उसका उपयोग करने से अम्ल की आधिक्य मात्रा जो हो गई है उसको उदासीन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप दंत क्षय को रोका जा सकता है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो पीएच का यूज़ यहाँ भी है। पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। क्या कभी आपको मधुमक्खी ने डंक मारा है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। तो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं जहाँ पे डंक मारा है। तो बेकिंग सोडा भी एक क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। तो डंक मारा, उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार के उपयोग करने से आराम मिलता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़े जाते हैं, जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं, तो इससे दर्द होता है। प्रकृति उदासीनीकरण के विकल्प देती है। नेटल एक शाकीय पादप है जो जंगलों में उपजता है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं, जो अगर गलती से छू जाएं तो डंक जैसा दर्द होता है। इन बालों से मेथेनोइक अम्ल का स्राव होने के कारण यह दर्द होता है। पारंपरिक तौर पर इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉक पौधे की पत्ती रगड़ कर किया जाता है। यह पौधे अधिकतर नेटल के पास ही पैदा होते हैं। क्या आप डॉक पौधे की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं? क्षारीय होगा। अब आप जान गए होंगे कि अगली बार पहाड़ों पर चढ़ते हुए गलती से नेटल पौधे को छू जाने पर आपको क्या करना होगा। क्या आप ऐसे ही पारंपरिक इलाज जानते हैं जो डंक लगने पर प्रभावी हों? कुछ प्राकृतिक अम्ल, ये सिरका है, सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल, नेटल के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है।